तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। और पहली जो खबर आ रही है वो है एक न्यू प्लांट सिटी से रिलेटेड जो कि होने वाली है न्यू नोएडा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है न्यू नोएडा के लिए लैंड एक्विजिशन शुरू कर लिया है। और बेसिकली अगर आप लोग जानते हो तो ओखला करके इंडस्ट्रियल एस्टेट थी, उसके बगल में फिर नोएडा बना, फिर ग्रेटर नोएडा बना और अब इसको एक्सपांड करते करते एक न्यू नोएडा के नाम से तीसरा शहर बन रहा है, जिसके मास्टर प्लान को स्टेट गवर्नमेंट ने यूपी के अप्रूवल दे दिया गया है। दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के नाम से कंसेप्ट है, जहाँ पर जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है दादरी के पास वाला वो भी आता है। तो यहाँ पर इसको देखते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है उसको देखते हुए यहाँ पे सिटी का एक्सपांशन चल रहा था, जिसके अंतर्गत अब न्यू नोएडा में भी जमीन लेना शुरू कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कानपुर रिंग रोड से रिलेटेड, जब 22 कंपनीज क्वालिफाई हुई है फॉर द पैकेजेस 2A एंड 2B। तो अभी यहाँ पे बिड्स खत्म नहीं हुई है, कोई विनर अनाउंस नहीं हुआ है। 22 कंपनी ने क्वालिफाई करके बेसिकली अप्लाई किया है यहाँ पर। और ये जो रिंग रोड है कानपुर का, ये 5182 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि संचेदी, रमईपुर, रूपमा, शकेरी एयरपोर्ट, ट्रांसगंगा सिटी, इन सबको कनेक्ट करते हुए कानपुर के आसपास में एक रिंग बनाएगा। NHAI के द्वारा ये बनाया जा रहा है और 2.5 इयर्स की डेडलाइन इसकी है। अगली खबर दोस्तों आ रही है रांची से, जहाँ पर 16 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क को बनाने का प्रपोजल दिया गया है। तो दोस्तों वाराणसी, संभाजी नगर, इन शहरों के अंदर भी मेट्रो भी प्रपोजल स्टेज में है। सिमिलरली रांची को भी जो है इस लिस्ट में लिख दिया गया है। अगर हम करेंटली देखें तो देश के इस भाग के अंदर भुवनेश्वर अकेला शहर है जहाँ पर मेट्रो के काम शुरू हुए हैं, और रांची जैसे शहरों से भी, और आजकल ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से उनके शहरों के अंदर मेट्रो बनाने के प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं। तो रांची में भी इसके ऊपर काम शुरू हो गया है, लेकिन इसके लिए मल्टीपल अप्रूवल स्टेट सेंट्रल लेवल से लेने पड़ेंगे। देखते हैं काम आगे कैसे बढ़ता है। अगली खबर दोस्तों ये एयरबस से, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है नया इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया का अपना हेडक्वार्टर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो दोस्तों ये NCR में लोकेटेड है और यहाँ पे पायलट ट्रेनिंग, टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग, ये सब चीजें करते हुए एयरबस अपना इंडियन इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट बढ़ाएगा। ये जो नया सेंटर है यहाँ पर 4 एयरबस A320 के सिमुलेटर्स है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटी पायलट ट्रेनिंग की हो जाएगी वो 800 पायलट्स पर ईयर की हो जाएगी। इसके पहले 200 पायलट्स ही पर ईयर ट्रेन हो पा रहे थे इंडिया में। इसके बाद में जो है डिफेंस एंड स्पेस रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ काम किया जाएगा। जो CEO एयरबस के वो भी आए थे इस इवेंट के दौरान, और इसकी वजह से जो भी एयरबस की एम्प्लॉय काउंट है इंडिया के अंदर वो 3500 की हो गई है। और ये सारे हाईली पेड लोग हैं। और करेंटली अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स की जो हो चुकी है एयरबस के द्वारा भारत में, तो वो 1 बिलियन यूरो से ज्यादा की हो चुकी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूपी से, जहाँ पर जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि वो मॉनिटर करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और डिविजनल कमिश्नर्स को इस बेसिस पे कि वो कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, और उनकी जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होती है उसके अंदर भी चीजें दिखेगी। तो दोस्तों SDM DM जो होते हैं, आप जानते हो देश के अंदर ज्यादातर जगह पे इनको भगवान मानते हैं, लेकिन ये काम कुछ खास करते नहीं है। यहाँ पर SDM जो लोग होते हैं या कई जो पावर में लोग होते हैं, ये कई बार खुद रीजंस होते हैं इन्वेस्टमेंट्स न आने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहां पर जो है अपना वर्चस्व जब बताने के लिए जाते हैं तो वो कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव रीजन नहीं बनता। अभी उनके ही आगे इनके जो प्रमोशंस हो गए या इनका जो इमेजरी बनती है गवर्नमेंट के सामने, जो रिपोर्ट आता है उसमें अब ये इन्वेस्टमेंट कितना लेंगे वो भी बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पे अगर कंपनीज आती है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्सुक है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा उनको तंग किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और इनकी रिपोर्ट में दिख के आएगा। तो एक अच्छा स्टेप है। वैसे यूपी जो है सरकारी जो वर्क फोर्स है, चाहे वो टीचर्स हो, बाकी एम्प्लॉयज, इनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है और इनके ऊपर काम कर रही है। अगली खबर फिर से यूपी से आ रही है, जहाँ पर इन्हें इंट्रोड्यूस किए हैं स्किल एम्बेडेड डिग्री कोर्सेज टू एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी। तो बेसिकली दोस्तों AEDP के नाम से प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जहाँ पर ऐसी डिग्रीज दी जाएंगी बच्चों को जिनमें अप्रेंटिसशिप जो है वो डिग्री का ही पार्ट होगी, जिसकी वजह से जो बच्चे बाहर आएंगे पढ़ाई करके वो एक्सपीरियंस के साथ में आएंगे। ज्यादातर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे और मल्टीपल अलग अलग टाइप की स्किल्स में, स्पेशली हार्ड स्किल्स के अंदर यहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा अगर करेंटली बात करें स्किल बेस्ड कोर्सेज की जो लॉन्च की गई है, तो यहाँ पे BCom और BSc कोर्सेज है, जहाँ पर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस, इन जैसे स्किल सेट्स को इंक्लूड किया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है अहमदाबाद से, जहाँ पर एरिया एक्सपांड कर दिया गया है टर्मिनल 2 ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसे लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है। तो बेसिकली हल्का एक्सपांशन चल रहा था एयरपोर्ट का। 2100 स्क्वायर मीटर का एरिया बढ़ाया गया, जिसके वजह से 20 एडिशनल चेक इन काउंटर्स जो है इस एयरपोर्ट को मिल गए, 2 सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर्स मिल गए, कुछ सेल्फ सर्विस कियोस्क मिल गए, एक वॉल म्यूरल बनाया गया है अहमदाबाद के कल्चर को डिपिक्ट करता हुआ, शेर का स्कल्पचर वगैरह लगाया गया है। तो एक छोटा सा ऑपरेशन, तो एक छोटा सा अपग्रेड जो है इस एयरपोर्ट को मिला है। अगली दोस्तों खबर है राजस्थान से, जाके CM के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है द रिवैम्प टर्मिनल 1 एट जयपुर एयरपोर्ट। तो इस एयरपोर्ट पे दोस्तों समय से काम चल रहा था, अपग्रेडेशंस हो रहे थे, और एक डेडिकेटेड टर्मिनल होने वाला है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, जो कि ऑब्वियसली जयपुर
में बहुत ज्यादा फॉरेन से लोग आते हैं उनको हैंडल करने का काम करेगा। तो एयरपोर्ट्स के अंदर की फैसिलिटी बढ़ाई गई है, चीजों को स्ट्रीमलाइन किया गया है। कुछ नए एयरलाइंस भी अब यहाँ पे आने वाले हैं, इतिहाद एयरवेज अबू धाबी से जो आती है वो वगैरह यहाँ पे सीधे सीधे शुरू होंगे। CISF पर्सनल्स के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज बनाई गई है और बेसिकली देश के अंदर के सब एयरपोर्ट बड़े लेवल पे अपग्रेड हो रहे हैं, जिसके अंदर का ये भी एक हिस्सा है। अगली खबर दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से, जहाँ के PM के द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं 2 हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी का, जो कि रायपुर में बनेगा, और एक 100 बेड हॉस्पिटल फैसिलिटी जो है यहाँ पर एडिशनली बनेगी 24 महीनों में, जिसके लिए 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक 240 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल SIMS बनने वाला है बिलासपुर के अंदर, वो भी 200 करोड़ का होगा और इनका वर्चुअल इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये हॉस्पिटल्स के अंदर आप मान सकते हो हॉस्पिटल वाली फैसिलिटीज है, हाई क्वालिटी मेडिकल केयर, इन OPD, ये सब सर्विसेज जो है लोगों को दी जाएगी। आज के आस्पेटी सवाल के बारे में बात करें तो शुरेयान सिंह पूछते हैं, भैया हम लोग बार बार लोकोमोटिव को डीकपल क्यों करते हैं, फिर कपल करते हैं, इट डजंट वेस्ट टाइम, हम रेक्स को लोगों के साथ वैसे ही क्यों नहीं छोड़ सकते। तो देखो कई केसेस में छोड़ा जाता है, लेकिन कई ट्रेन ऐसी होती है ना जो फिर रिवर्सिंग भी करना है ना। अगर एक ट्रेन मुंबई से पुणे गई तो फिर वो इंजन क्या लास्ट के डिब्बे में से ट्रेन ढकलते ढकलते जो है उसको मुंबई तक लेकर नहीं आ सकता। ऑब्वियसली वहां पे हमको लोकोमोटिव डीकपल करके फिर उसको ट्रेन के अगले छोर पे ले जाके अटैच करके ट्रेन को रिटर्न लाने की जरूरत है, और ज्यादातर जो जर्नी चलती है वो इस तरीके से चलती है। अब इसके अलावा भी मल्टीपल रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल घाट सेक्शंस के अंदर बैंकर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं पीछे, उस समय पे कपलिंग डीकपलिंग होती है। कई ट्रेन ऐसी होती है जो बेसिकली किसी एक्सप्रेस के साथ में 4-5 कोच उसके जोड़ दिए जाते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर वो कोच को डीकपल करके, इंजन को डीकपल करके, कोच को अलग करके किसी पैसेंजर ट्रेन या किसी और ट्रेन में जो है ऐड ऑन कर दिया जाता है और आगे की जर्नी अलग रूट पे होती है, तो उस समय पे डीकपलिंग का इशू आता है कई बार। लेकिन इशू साथ साथ जो है अवेलेबिलिटी ऑफ लोकोमोटिव्स का भी होता है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन जो है उसको ऐसे रूट पे जाना है जहाँ पे आधा रूट इलेक्ट्रीफाइड है और थोड़ा बहुत रूट जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। वैसे भारत में भी ज्यादा केस होगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ केसेस पे जो है इलेक्ट्रिक, फिर भी कुछ केसेस पे जो है हमें अगर डीजल लोकोमोटिव की जरूरत है तो लोकोमोटिव वहां पे चेंज करना पड़ेगा जब डीजल सेक्शन शुरू होगा उसके पहले। इसके अलावा कई बार लोकोमोटिव में इशू होता है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन खड़ी है और कोई दूसरी ट्रेन में इमरजेंसी आगे लोकोमोटिव खराब हो गया, या कोई दूसरी गुड्स ट्रेन को ज्यादा पावरफुल लोकोमोटिव चाहिए जबकि एक नॉर्मल लोकोमोटिव पड़ा है, तो उस समय पे भी जो है लोकोमोटिव को बदली किया जाता है। और ये आम चीज है, लेकिन आप जितना सोचते हो कि ट्रेन के अंदर लोकोमोटिव बहुत ज्यादा चेंज होते हैं स्पेशली पैसेंजर वाले में, तो ये इतने ज्यादा नहीं होते। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम रोज ले आते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।